ओके। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ आज इंशाल्लाह ताला। सो आज हम बेसिकली इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे जी। प्रीवियसली हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन किया था एनवायरनमेंट का, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एनवायरनमेंट की इंट्रोडक्शन को करने के बाद कुछ पोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। कुछ प्लूटर पर सिग्निफिकेंस के बारे में हमने पढ़ा था। पोल्यूशन की कुछ टाइप्स पढ़ी और उनके बारे में हमने कुछ जनरल डिस्कशन की थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया था। आज बेसिकली उसी टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं, और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जी वेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। वेस्ट के अलावा फिर हम उसके बाद जो है कुछ हम मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल हम रीजंस के बारे में बात करेंगे कि एनवायरनमेंट को उनके अकॉर्डिंग मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। कुछ इंडिजिनस पीपल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे इंडिजिनस लोग कौन होते हैं। और कुछ हम इवन उसके अंदर आज के टॉपिक के अंदर हम कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे हमारे पास के अंदर कुछ चंद कम एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और जिन्होंने हमारे माहौल के अंदर तबाही मचाई है और जिनके एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हैं। कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, करंटली भी दुनिया के अंदर कई एक चीज़ें चल रही हैं लगी हुई इन्वायरमेंट को लेके, हमारे टॉपिक के साथ वो रिलेट करती हैं, तो इंशाल्लाह आज उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। सबसे पहले तो बात करते हैं आज का पहला जो टॉपिक है हमारा वेस्ट के बारे में। वेस्ट क्या है, समझते हैं जी वेस्ट को। और फ़ियाम में हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर हर रोज़ सुनते हैं, वेस्ट के बारे में सुनते हैं, लफ्ज़ ये सुनते हैं, बट हमें इसके बारे में पता नहीं है कि वेस्ट है क्या एक्चुअल में। ऐसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी थोड़ा इसके बारे में मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन किया था मैंने थोड़ा बताया था कि वेस्ट इज़ बस नथिंग बट मिसप्लेस रिसोर्स। ठीक है। वेस्ट पर खुद बजाते खुद कुछ चीज़ नहीं है, बट ये क्या है हमारे पास से क्या है, एक मिसप्लेस रिसोर्स है। तो जो मिसप्लेस रिसोर्स से क्या मुराद है कि भाई ऐसी रिसोर्स जो कि अपनी स्पेसिफिकली उस प्लेस के अंदर नहीं है वहां पे जहाँ पे उसकी कीमत हो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना कि एक हीरे की पहचान एक जोहरी को होती है। वो हीरा जब तक एक पत्थरों में पड़ा रहेगा तो वो पत्थर ही है। जब वो जोहरी के पास आएगा तो उसको पता होगा कि भाई हाँ स्पेसिफिकली इसकी क्या कीमत है। इसी तरह से वेस्ट का भी है। यूजली वेस्ट क्या है आपके लिए और मेरे लिए, वो अनडिजायरेबल मटेरियल या सब्सटेंस है जो चीज़ मेरे काम की नहीं है, मेरी तरफ से बेकार हो, मेरे लिए वेस्ट है। ठीक है। मैं तो उसे उठा के बाहर फेंक दूंगा, बट वो वेस्ट अगेन दोबारा एक रिसोर्स है। अब अगर आप देखें तो हम जब ढेर के ऊपर फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, तो वहां से कचरा वाले जो होते हैं वो उठा के लेके जाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट वाले। वो गत्ता उसमें से अलग करेंगे, प्लास्टिक अलग करेंगे, कांच अलग करेंगे, कोई मेटल है तो मेटल अलग करेंगे। तो मतलब अगर आप देखें तो जो आपका वेस्ट था वो उनके लिए रिसोर्स था। उन्होंने वापस उनको जो है फिर मैनेजमेंट के लिए उसको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उनको उन्होंने भेजा स्पेसिफिकली उन फैक्ट्रीज के अंदर भेजा जहाँ पे उसको जो है रिसाइकिल करके उससे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। तो नाउ इट्स अ मिसप्लेस रिसोर्स। यूजुअली हम जो है ह्यूमंस अपने घरों में प्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियली जो है बिजनेसेस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट, इंडस्ट्रीज के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हर जगह पे जहाँ पे भी एक्टिविटीज हो रही होंगी तो उनसे वेस्ट पैदा हो रहा होगा। यूजुअली अगर हम बात करें वेस्ट की तो हम कहते हैं कि इट मे बी द हैजर्डस वेस्ट, इट मे बी द नॉन हैजर्डस, इट मे द क्लिनिकल वेस्ट, इट मे बी द रेडियोएक्टिव वेस्ट, एंड इवन इट मे बी द इलेक्ट्रिकल वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसको हम बोलते हैं। तो वेस्ट की तकरीबन चार पांच हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप्स हैं। हैजर्डस वेस्ट की वो कौन सा होता है? हैजर्डस वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि आपको हैजर्डस इवेंट्स काज कर सके, आपके लिए कोई ना कोई आपके अंदर बीमारी पैदा कर सके या आपको नुकसान पहुंचा सके। दोज वेस्ट आर बेसिकली हैजर्डस वेस्ट। ठीक हो गया। केमिकल्स हमारे पास आ जाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं हैजर्डस वेस्ट के अंदर आती हैं। नॉन हैजर्डस वेस्ट वो होते हैं जो कि फूड वेस्ट होता है, जो हमारा छिलके हो गए सब्जियों के, फूड वेस्ट हो गए, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो यूजुअली हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनको नॉन हैजर्डस वेस्ट। इवन डेमोलिशन वेस्ट जिसको हम कंस्ट्रक्शन वेस्ट बोलते हैं जाता है, वो भी इस केस में आ जाता है बाजुकात। क्लिनिकल वेस्ट जो कि हॉस्पिटल से पैदा होने वाला वेस्ट होता है। इवन इसको अगर हम ब्रॉडली किया जाए, इसको कैटेगरी देखा जाए तो ये हैजर्डस वेस्ट के अंडर ये भी आता है, क्लिनिकल वेस्ट, क्योंकि इसको दूसरा नाम नाम इसका बोला जाता है, हॉस्पिटल वेस्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक हो गया। और ये जो होता है बेसिकली हाईली हैजर्डस होता है, और ये इन्फेक्शियस वेस्ट की कैटेगरी में आता है। इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट क्योंकि ये इन्फेक्शन काज कर सकता है। फिर आ जाता है जी रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव तो आप में से हर एक बंदा जानता होगा, वो वेस्ट जैसे तबकारी नहीं कर सकती। जैसे आपके हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट कैंसर के मरीजों को ट्रीट करने के लिए आयोडीन को यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपीज के लिए। इस तरह केमिकल सॉरी ये रेडियो एक्टिव जो है रिएक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास जोहरी तवानाई पैदा करने वाले होते हैं रिएक्टर्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। तो जब अपनी जो रिएक्टिव मटेरियल होता है अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट कर देता है, तो उसके बाद उसे हम डंप करते हैं। तो जब डंप करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है, और उससे उसकी रेडिएशन निकलती रहती है और एक इंतहाई हैजर्डस है। फिर आ जाता है जी इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट मिसाल के तौर पे मेरे घर में टीवी है, टीवी पुरानी होगी, मैंने उठा के बेच दी, कचरे में बेच दी, फेंक दी। मोबाइल मेरा ख़राब हुआ, मैंने बेच दिया।
फ्रिज खराब हुआ, टीवी खराब हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को हम जो बेचते हैं तो इसको हम अलग कैटेगरी में लगते हैं, इलेक्ट्रिकल वेस्ट, क्योंकि इसके अंदर पॉप्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पर याद रखें कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। और ये इंतहाई हैजर्डस हैं, और ये जिस जगह पे या जिस जमीन में जाएंगे उस जमीन को भी ये बंजर कर देते हैं। इसके यूके का वेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो बताते हैं कि यूके के अंदर पाकिस्तान की तरफ से स्टेटिस्टिक्स ऐसे जिस तरह के अवेलेबल नहीं है। 2016 के अंदर एक स्टूडेंट ने रिसर्च की हुई है, बट वो रिसर्च इतनी अथेंटिक नहीं थी, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। मैं 2018 में एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर रिसर्च की थी। यूके की बात करते हैं क्योंकि हम कोर्स उनका पढ़े हैं, तो उनके स्टेटिस्टिक्स की ही बात भी करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्या असरात होंगे उसके, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बारे में बात करते हैं WEEE मैन की। WEEE मैन से मुराद क्या है जी? इसको बेसिकली एक ये सिंबल बनाया गया था जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो वेस्ट आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से आता है, उससे एक ये मैन बनाया गया था यूके के अंदर, एक ये ढांचा बनाया गया था ये शो करने के लिए कि एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो 8 पीस ये रिप्रेजेंट करता है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में रिस्पेक्टिवली 3.3 टन ऑफ इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो है वो डिस्कार्ड करता है या पैदा करता है। अगर यार मैंने तो जिंदगी में एक ही मोबाइल इस्तेमाल किया है, एक वॉशिंग मशीन चलाई है, आपने डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आप जो छोटे मोटे इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए जो प्रोडक्शन हो रही हैं उनके लिए बैकडोर पे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन दोनों को मिलाया जाए तो एक इंसान की जिंदगी को सस्टेन करने के लिए इंडस्ट्रियल कंट्री में, डेवलप कंट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अंडर डेवलप की बात नहीं कर रहा पाकिस्तान जैसे मुल्क की, तो वहां पे राउंड अबाउट 3.3 टन ऑफ वेस्ट एक इंसान की वजह से प्रोड्यूस होता है एनुअली, उसकी पूरी जिंदगी में। इसको विजुलाइज किया जाता है कि WEEE का रेगुलेशन इसके लिए फिर आया है, जिससे हमने वेस्ट टू एनर्जी का इस कॉन्सेप्ट भी हमने निकाला है, और रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल कॉन्सेप्ट भी हमने निकाला है कि भाई कि ये चीजों को रिसाइकिल किया जाए, ना कि उनको डिस्कार्ड किया जाए। अब चूंकि जब हम एक चीज को डिस्कार्ड कर देते हैं तो वो वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और जब वो रीयूज हो जाएगी तो उसका वेस्ट रिडक्शन हो जाएगी, वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए अवेयरनेस को राइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को कुछ समझते नहीं है। एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब हुआ, उठाया फेंक दिया हमने, हम रिपेयर करवा के भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बट हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो रिपेयरिंग करवा के यूज़ करते हैं उस वक्त तक जब तक चीज़ बिल्कुल जवाब नहीं दे जाए। बट डेवलप कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो उन लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, चीज़ ने मसला कैसे पैदा किया, उठाया उन्होंने फेंक दी, चीज़ नहीं खरीद ली। इट्स नॉट द काज, ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। तो इसलिए फिर जब जब जो है ट्रिपल जो है इसके लिए रेगुलेशन आया, WEEE रेगुलेशन आया, वो कहता है कि इन चीज़ों को जो है अगेन इनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसके लिए जो है फिर लीगल डिफिनेशन के लिए हम कहते हैं कि वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को अकॉर्डिंग लेना ज़रूरी है। यूके के जो एनवायरमेंटल एजेंसी जो है उसको प्रिंसिपल इसके लिए प्रोड्यूस किए हैं जो कंफ्लिक्ट करते हैं रिड्यूस एंड रीयूज प्रिंसिपल के साथ। वो कहते हैं कि रिड्यूस करना और रीयूज करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? रिडक्शन से मुराद ये है कि हम अपने जो है लग्जरिटी लाइफ को जो है कंजर्व करें, अपनी लग्जरिटीज को कम करें, उनके ऊपर कंट्रोल करें, तो हम इस तरह से वेस्ट प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगेन ये रिडक्शन हमारे रीयूज की वजह से भी हो सकती है, हम एक चीज को रीयूज करें। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देता हूं। मेरे पास यहाँ पे प्लास्टिक की एक बोतल पड़ी है, जिस बोतल से मिसाल के तौर पे मैंने पानी पिया है या मैंने मिनरल वाटर उसके अंदर था मैंने पी लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस बोतल को पकड़ूंगा, उठा के ढेर पे फेंक दूंगा तो ये वेस्ट पैदा करेगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं दोबारा रिफिलिंग ऑफ वाटर के लिए यूज कर सकता हूँ ना, इसको मैं डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ ना। आजकल इस प्लास्टिक की बोतल से थ्रेड्स बनाए जाते हैं, रस्सी बनाई जाती है, मैं रस्सी बना सकता हूँ। डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस बोतल से बन रहे हैं, तो मैं वो बना सकता हूँ। मतलब एक जो वेस्ट को था आपने एक नए रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। जो कचरा था आपका, उस कचरे को आपने एक नई रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट कर, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उसको आप सेल करेंगे दूसरे के ऊपर, वो आपके लिए वो काम करेगा या वो अपने लिए बनाएगा और आपको उसके लिए पे कर देगा। तो हम इस तरह से इन चीजों के अंदर रिडक्शन लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो वेस्ट है इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स बेतहाशा हैं। जो वेस्ट है इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स बेतहाशा हैं, हमें दिखाई एक नेकेड आई से ये इफेक्ट्स बेशक नहीं दिखाई देते, बट इट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स।
इसके कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स हैं। जैसे मैं मिसाल दूं इसके, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके। सबसे पहले क्या आ गया जी, विजुअल नॉइसेस कॉज करता है। मतलब अगर आपको एक ढेर सामने दिखाई दे रहा है, तो मैं मेरे जैसा बंदा तो जब ढेर के पास से गुजरता है तो उसको मतली आती है। लिटर, हर तरफ कचरा फैला होगा, ऑर्डर, गंदी बदबू आ रही होगी, और इन्फेस्टेशन, मक्खी मच्छर उससे पैदा हो रहे होंगे। फिर सोने पे सुहागा, कुछ लोग जो है ढेर को आग लगा देते हैं। अनकंट्रोल बर्निंग से और मजीद काला धुआं निकल रहा है, स्मेल फैल रही है पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में। और फिर इससे थेफ्ट, इंजरी, अनऑथराइज यूज भी वो इससे हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे कैसे, आपके हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, सिरिंजें और जो है ड्रिप्स वगैरह उठा के बाहर फेंके, ढेर पे फेंके। वहां से ये जो बच्चे होते हैं वेस्ट कलेक्ट करने वाले ने, उन्होंने इसको उठाया, उठा के ले जाके इनको कभी को रीपैक कर रहा होता है कोई लगा हुआ, वो भी गलत काम है। सिरिंज रीपैक हो रही होती है, और ये आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, सिरिंज रीपैक हो रही होंगी, या सिरिंजों को पिघला के उनसे बच्चों के प्रोडक्ट खिलौने बन रहे होते हैं, ये ड्रिपों को पिघला के बच्चों के खिलौने बन रहे होते हैं। तो अनऑथराइज यूज है। उसके अंदर जो केमिकल उसके अंदर था, उस केमिकल को जब वो इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब वो इस्तेमाल करेंगे तो उनके तो लग गए। तो कैंसर का सबसे बड़ा काज है। रिसाइकलेबल वेस्ट, जो वेस्ट था, वो लॉस हो गया जब आपने जला दिया। तो वो रिसाइकल हो सकता था ना, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती थी, उसके अंदर पेपर था वो रिसाइकल हो सकता था, मेटल था वो रिसाइकल हो सकता, बट आपने जला के सब तबाह कर दिया है। और आपके जलाने से, आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होंगी, और वो क्लाइमेट चेंज का सबब बनेगी। क्योंकि जब आग जलाएंगे, आप वेस्ट जलाएंगे, तो उससे CO2 भी प्रोड्यूस होगी, SO2 भी उसकी प्रोड्यूस होगी। तो वो सारी चीज़ें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जाके आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगी। फिर एसिड रेन भी कल हमने डिस्कस किया, एसिड रेन भी उससे होगी। फिर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन भी पैदा होगी। सो स्मोक का प्रॉब्लम भी आपके पास आएगा। ये सारे मसाइल आपको देखने को मिलेंगे जब आप मिस मैनेजमेंट करेंगे वेस्ट की। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल वेस्ट ट्रेड्स आ चुकी हैं मैदान के अंदर। 1992 के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था, इसको बेसल कन्वेंशन बोला जाता है। क्योंकि राइजिंग कॉस्ट ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट की वजह से ये आया था कि भाई राइजिंग कॉस्ट ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट को ट्रीट करने की जो कॉस्ट है वो राइज करती जा रही है, उसके पीछे कुछ चीज़ें वजह है, वो आपको बताता हूँ मैं। जब बेसल कन्वेंशन हमारे पास आया, तो उसने कुछ ऐसी इम्प्लीकेशंस की, जिस इम्प्लीकेशंस की वजह से लोगों को ये लगने लगा कि भाई अब कंट्री के अंदर वेस्ट को जो है मैनेज करना या उसको ट्रीट करना मुश्किल हो गया है। मिसाल के तौर पे पहले मैं कबाड़ी से मैं ख़रीदता था बोतलें, मतलब कांच खरीद के, कांच कांच को मैं जो है कलट बना के, मतलब उसको पिघला के उससे मैं नई बोतलें बना रहा था। बट अब बेसल कन्वेंशन ने कुछ इस तरह की इम्प्लीकेशंस कर दी हैं कि उनको एक सर्टेन कैटेगरी तक, एक जो एक क्वालिटी तक मुझे उसको मेंटेन रखना है। तो उसकी वजह से एक मेरे ऊपर जो इम्प्लीकेशन आ रही है, और मैं समझता हूँ यार इससे बेहतर है कि मैं उठा के दूसरे मुल्क वालों को इसको भेज दूँ। मिसाल के तौर पे, मैं एक डेवलप कंट्री हूँ, और मैं अगर इसको ट्रीट ना भी करूँ, तो मैं नया, मेरा प्रोडक्ट, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो नया प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। बट ऐसा मुल्क, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूंगा सिंपल सी लंडे की। अब लंडा कहाँ से आता है? सारा यूरोप से आता है। वो लोग अपने कपड़े फेंकते हैं, डोनेट करते हैं, और हम लोग खरीद के यहाँ पे यूज हो रहा होता है हमारे कंट्रीज के अंदर। ऐसा ही है ना। अब क्या होता है, जो वो चीज वो डिस्कार्ड करेंगे, वो वहां से एक्सपोर्ट होती है, और कहाँ पे एक्सपोर्ट होती है? लो इनकम कंट्रीज के अंदर। सबसे बड़े इसके जो एक्सपोर्टर हैं वो अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद हमारे कंट्रीज हैं। लो इनकम कंट्रीज के अंदर वो चीजें आ रही होती हैं। अब लो इनकम कंट्रीज के अंदर वो चीजें यूज हो रही होती हैं, रीयूज हो रही होती हैं, इवन रिसाइकिल हो रही होती हैं, सब कुछ, क्योंकि वहां पे उन लोगों की इनकम कम है और लोग खुशी से करते हैं। अब बेसर कन्वेंशन ने इस चीज की भी पाबंदी लगाई, वो कहता है कि इलीगल ट्रेड इन्वेस्ट नहीं होगी। ग्लोबल इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिसाइकलेबल वेस्ट जो है, इसके ऊपर जो है पूरा ट्रेड हो चुका है, इसके ऊपर कन्वेंशन हो चुका है कि भाई इसको किस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने करना है। 90s के अंदर अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, ये अपना कचरा उठाते और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जाकर डंप करते, और वहाँ पे एक मास बर्निंग होती, इन चीज़ों को जला के, इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट को जला के उससे तारे निकालते, उससे उससे कॉपर निकालते, उससे डिफरेंट मेटल्स निकालते, वो मतलब इस तरह की कई चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। अब चूंकि उन कंट्रीज का एनवायरनमेंट इतना पोल्यूट हो चुका था कि वहाँ पे फिर एक जो है उनकी एक कोशिश उन्हें चलाई है, कैंपेन उन्हें चलाई, जिसको उन्होंने नाम दिया निम्बाय। निम्बाय का मतलब है कि नो वेस्ट इन माय बैकयार्ड। मतलब मेरे घर के सैन के अंदर तुम्हारा कचरा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। क्यों? मिसाल का आप ऐसे ले लें
कि आपके पड़ोसी अपने अपने घर का कचरा उठा के आपके सैन में अंदर फेंक दे, तो क्या आप छोड़ेंगे अपने पड़ोसी को कि भाई तुमने अपने घर का कचरा मेरे सैन में क्यों फेंका है? तुम्हें कचरा बुरा लगता है तो क्या हमें अच्छा लगता है? हाँ, अब उस कचरे के अंदर अगर उसके अंदर, उस कचरे के अंदर सरिया हो, उस कचरे के अंदर सोना हो, उस कचरे के अंदर चांदी हो, तो आप बोलोगे भाई फेंको। बट वो सोना चांदी के साथ साथ आपके लिए जो है वो ऐसी चीजें फेंक रहे हैं साथ में, जिसके अंदर आपके घर वालों को कैंसर हो सकता है। ये ऐसी आप तो पहले तो लालच के अंदर आप उस करोगे, खैर खैर है आप करोगे, बट जब आप देखोगे कि आपके लोग अफेक्ट हो रहे हैं, आपके घर के लोग, तो आप बोलोगे ना भाई मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, ये भी अपने पास रखो और मेरे घर के अंदर कचरा नहीं फेंकना। दिस इज द केस विद देम। बिल्कुल इसी तरह का केस कुछ उन लोगों के साथ था। पहले तो वो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे थे, और जब वो समझे तो फिर उन्होंने ये कैंपेन चलाई कि नो वेस्ट इन माय बैकयार्ड निम्बाई का, और उन्होंने फिर इस ट्रेड को रोकने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद चाइना एंड मलेशिया की जो कंट्रीज है उन्होंने जो है इसके टोटली बैन लगा दिया है। क्योंकि उसके भी जो इशू था वो क्वालिटी इशू था वेस्ट एक्सपोर्ट के अंदर। जैसे कि मैं बात करता हूँ नीड फॉर हाई क्वालिटी रिसाइकलेबल मटेरियल, वो कहते हैं कि उन्होंने ये बोला कि भाई कि जो क्वालिटी हाई क्वालिटी रिसाइकलेबल मटेरियल होगा वो अगर आपने हमारे कंट्री में भेजना है तो ठीक है, क्योंकि बेसल कन्वेंशन भी ये कहता है कि अगर आपने रिसाइकलेबल मटेरियल दूसरे कंट्री में भेजना भी है तो हाई क्वालिटी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारे का सारा अपना कचरा उठा के फेंक दिए। फिर डिजायर क्वालिटी का मिलना मुश्किल हो गया। हर कंट्री के जो है वो फिर अपने डिजायर क्वालिटी मांगते थे, तो उस चीज़ का मिलना मुश्किल हो गया। और इसी वजह से फिर चाइना और मलेशिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भाई हम किसी भी दूसरे कंट्री से क्या करेंगे, वेस्ट को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इसकी वजह से कुछ और इम्प्लीकेशंस भी आई ग्लोबल रिसाइकल कैपेसिटी के अंदर के ऊपर भी। कैसे आई कि अगर आप देखें तो शिप्स को अगर आप लोग देखते होंगे, ये जब ये शिप्स जो होती हैं ये मटेरियल लेके जाती हैं, तो इनके अंदर कंटेनर्स आपको दिखाई देते होंगे, रेड कलर के ब्लू कलर के बड़े बड़े शिप्स के अंदर आपने पिक्चर्स में देखे होंगे। अब ये कंटेनर जब ये इनकी इनकी जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कुछ इस तरह से होती है कि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक चीज़ लेके जाते हैं और वापसी भी दूसरी चीज़ लेके आते हैं, ताकि दोनों तरफ का इनका किराया निकल जाए और इनका जो है अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करें। अब जब ये कॉन्सेप्ट आया, हाई क्वालिटी वेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, तो बेसिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री ये लेके जा रहे थे, बट अगर दूसरी कंट्री के पास हाई क्वालिटी की कोई चीज़ नहीं है तो वापस नहीं लेके आ पा रहे थे, तो इस वजह से एम्प्टी जो है कंटेनर्स का बहुत बड़ा मसला पैदा होना शुरू हो गया। कंटेनर्स एम्प्टी आना शुरू हो गए और उसकी वजह से जो है कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होगी। मिसाल के तौर पे आप अगर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ से पेशावर टू इस्लामाबाद या इस्लामाबाद टू लाहौर आप गाड़ी चलाते हैं, और आप जो है सवारियाँ बैठा के यहाँ से लाहौर पेशावर से इस्लामाबाद चले चले गए, वापसी पे आपको खाली आना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर बर्डन है ना, आपको फजूल में पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो यही चीज़ इनके साथ भी फिर होने शुरू होगी। देन बात करते हैं जी लैंड क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी की। अब चूंकि जब वेस्ट आप किसी दूसरी कंट्री को भेज नहीं सकते, तो फिर आपने उसको अपने कंट्री के अंदर एकमोडेट करना है, और उसको अपने कंट्री के अंदर एकमोडेट करने के लिए भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लैंडफिल्स का कॉन्सेप्ट आता है, सैनिटरी लैंडफिल्स जैसे बोला जाता है। मतलब एक तो ओपन डंपिंग होती है जो हमें अपने इर्द गिर्द ढेर दिखाई देते हैं, लोगों ने कचरा फेंका होता है, और एक आपने देखा होगा हर इलाके के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक लैंडफिल बनाई हुई होती है, एक ऐसी जगह बनाई हुई होती है जहाँ पे वो अपने पूरे इलाके का कचरा उठा के जाके वो फेंकते हैं। वो एक अलग थलग जगह होगी, क्लोज करके उन्होंने बनाई होगी, अगर प्रॉपर उन्होंने बनाई हो तो स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो अब अगेन जैसे भी आप डंपिंग करें उससे हैबिटेट एंड इकोसिस्टम की डिस्ट्रक्शन तो मस्ट होती है। आपका हैबिटेट भी डिस्ट्रक्ट होगा और आपका इकोसिस्टम भी होगा, क्योंकि आपका इकोसिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंगली इंटरकनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे आपको जो हैबिटेट है, मिसाल के तौर पे आप कहीं पे भी एक जंगल की मिसाल ले लें, एक खित्ते की मिसाल ले लें, वहाँ पे रहने वाले जो चिरंद परिंद हैं, वहाँ पे रहने वाले जो पौधे हैं, वो जहाँ पे रहने वाले जो 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 ट्रीज हैं, जो खशरात हैं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे के सारे वहाँ का इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अब जब आप इंटरवेंशन करेंगे, आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से उस इकोसिस्टम के अंदर कोई अल्ट्रेशन आ रही है, उसके अंदर कोई चेंज आ रही है, तो वो अल्ट्रेशन या वो चेंज डायरेक्टली अफेक्ट करेगी किसको, इकोसिस्टम को। और अगेन इकोसिस्टम किसको करेगा, बायोस्फीयर को। बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन मतलब गोला। ये जो गोला है हमारा, जो दुनिया है, फिर डायरेक्टली उसका हमारे आबो हवा को अफेक्ट अफेक्ट करेगी। अब यही जो चेंज हमें देखने को मिला है पोल्यूशन की वजह से, लैंड पोल्यूशन की वजह से, सॉइल पोल्यूशन की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स के अंदर भी चेंज देखने को मिला है। सॉइल एसिडिफिकेशन ज़्यादा होती जा रही है, सॉइल के अंदर एसिडिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके रेन फॉरेस्ट के अंदर खुशहाली आना शुरू हो गई। इसको वाइटिंग हम बोलते हैं।
वाइटिंग इसको बोला जाता है। तो वाइटिंग से मुराद क्या है कि उसके अंदर खुशहाली आना शुरू हो गई है, आपके इनके अंदर खुशहाली से क्या होना शुरू हो गया है कि भाई वो सूखने शुरू हो गए हैं। इवन कोरल रीफ्स, कोरल रीफ क्या होते हैं जी, बेसिकली याद रखें, जैसे हमारे ग्रेजिंग के लिए, मतलब ग्रेजिंग मतलब उर्दू में क्या बोले, चरने के लिए जो हमारे जो जानवर हैं इनको घास मिलती है जमीन पे। इस तरह से जो समुद्री मखलूक होती है उनको खाने के लिए जो जो फूड मिलता है, सी फूड होता है, वो कोरल रीफ्स की फॉर्म में होता है। ये एलजी की फॉर्म के अंदर होते हैं ये। अब जब ये बेसिकली दो काम का, एक फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ये और ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी करते हैं। जब कोरल रीफ्स आपके तबाह होते जाएंगे, आपके ये तो आपके जो बेसिकली एक्वाटिक लाइफ है वो भी अफेक्ट होगी इससे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब लैंड क्वालिटी आपकी डिग्रेड होती है तो उस लैंड क्वालिटी की डिग्रेड होने से आपकी बायोडाइवर्सिटी आपकी अफेक्ट होती है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन, वेरिएशन इन लाइफ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तरह तरह की नबातात बनाई हैं, तो वो तरह तरह की जो नबातात हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं, डाइवर्सिटी इन विद इन अ जीन्स। अब ह्यूमन इम्पैक्ट्स की बात करते हैं कि अगर सिर्फ वैसे से निकल के अगर जनरली बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है, इन नबातात के ऊपर अल्लाह ताला ने दुनिया में बेतहाशा नबातात बनाई हैं, तो उनके ऊपर क्या 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 इफेक्ट आते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट्स के। सबसे पहले तो पॉजिटिव एग्जांपल में अगर लूँ कि कुछ आज जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में काम कर रही हैं, वो इलाके जहाँ से कुछ स्पीशीज खत्म होती जाती हैं, अगर वो देखें दो तरह की होती है। एक होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है मखदूम हो जाना, खत्म हो जाना एक चीज का, बिल्कुल दुनिया से वो मिट गई है। एक होता है जी एक्सटेंट इन द वाइल्ड, एक स्पीशी है वो जंगल के अंदर, वाइल्ड के अंदर खत्म हो गई है, बट वो आपके पास आपके चिड़ियाघरों में या इन ऐसी जगहों पे आपके पास महफूज है। या अगर मैं पौधे की बात करूं तो आपके पास बोटेनिकल लैब्स के अंदर जो है या नर्सरीज के अंदर वो चीज़ महफूज है, उसके सीड महफूज हैं। तो इसको हम बोलते हैं जी एक्सटेंड फ्रॉम द वाइल्ड, वाइल्ड से हो गए बट आपके पास मौजूद है वो। तो दुनिया में कई ऐसी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो इनकी री इंट्रोडक्शन करती हैं। जैसे मैं टस्मानियन टाइगर्स की मैं बात करूं, टस्मानियन टाइगर्स जो है वो वाइल्ड के अंदर खत्म हो गए थे, बट उसकी कुछ एक नबातात हमारे पास मौजूद थी जिसको दोबारा री इंट्रोड्यूस किया गया जंगल के अंदर। इस तरह मैं ऑटर्स की या बीवर्स की बात करूं तो रशिया के अंदर इनको री इंट्रोड्यूस किया गया है। सीड्स, कोई ऐसे पौधे थे जिनके जो है वाइल्ड में खत्म हो गए थे, बट उनके सीड्स हमारे पास मौजूद थे, उनको प्रिजर्व किया हुआ था सीड बैंक्स के अंदर, उनको दोबारा री इंट्रोड्यूस किया गया है, ये किया जा रहा है। तो दिस इज द पॉजिटिव एग्जांपल ऑफ ह्यूमन ऑन द बायोडाइवर्सिटी। ये इंसान का पॉजिटिव इफेक्ट भी है ना। इसके साथ साथ इस पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी है। इस पॉजिटिव इफेक्ट्स की हमें जरूरत तब तब पड़ी है, इस पॉजिटिव इंटरवेंशन की हमें जरूरत इसलिए पड़ी है कि हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा थे। पहले हमने खुद ही तो इन चीज़ों को तबाह किया है, अभी हम जो इसके लिए अगर काम कर भी रहे हैं, इनके बचाव के लिए या इनको री इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर हम काम कर भी रहे हैं, तो इससे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंदर तबाही भी तो हमने की है। तबाही करने वाले कौन है? हम खुद हैं। तो चूंकि इसके अंदर तबाही करने वाले भी, इसके अंदर नुकसान पहुंचाने वाले भी हम खुद हैं, तो जिसके अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा डिफोरेस्टेशन की एंड होलोसीन एक्सटेंशन की मैं बात करूंगा। डिफोरेस्टेशन से मुराद क्या है कि आप बगैर किसी प्लानिंग के जंगलात का जो कटाव करते हैं, बेदरह कटाव करते हैं, उसको हम डिफोरेस्टेशन का नाम देते हैं। होलोसीन एक्सटेंशन का लफ्ज निकला है होलोकास्ट से। होलोसीन एक्सटेंशन का वो मतलब है कि स्पीशीज का, ये नबातात का बगैर किसी एक सीक्वेंस से उसका एक्सटेंट होना, मखदूम होना, खत्म होना दुनिया से। अगर मैं आपको बताऊं कि एक मैंने रिसर्च पढ़ा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया से हर साल, हर एक साल तकरीबन 1.5 लाख नबातात खत्म होती जा रही हैं। 1,50,000 जो स्पीशीज हैं या जो जो क्रीचर्स हैं, वो हर साल दुनिया से क्या होते हैं, मखतूम होते या खत्म होते जा रहे हैं। इट्स अ लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। इस 1.5 लाख को अगर आप डेज के ऊपर कन्वर्ट करें ना, तो हर दिन मेरे ख्याल में जो है आपके पास जो है सैकड़ों के हिसाब से स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं। मोर देन 300 का फिगर आपसे आपके पास आएगा मेरे ख्याल में। हर दिन इतनी ज्यादा स्पीशीज आपसे खत्म होती जा रही हैं। किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, इंसानों की वजह से। मैंने कल भी आपको बोला था कि ये इन्वायरमेंट, ये दुनिया इंसान के बगैर बरकरार रह सकती है, बट इंसान इसके बगैर बरकरार नहीं रह सकता। मैं आज आपको मैं दोबारा बात करूं, आप इन्हीं ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से, इसी डिफोरेस्टेशन की वजह से, इसी चीज़ों की वजह से
आज हवाई जो है जो आयरलैंड है पूरे का पूरा जल गया है। आज जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा हवाई के अंदर क्या हो रहा है लगा हुआ। पिछले कई दिनों से वहां पे आग लगी हुई है और पूरे का पूरा मुल्क जल गया है, समझे पूरे का पूरा आयरलैंड जल गया है। मोर देन 300 हेक्टर्स ऑफ द लैंड जो है जल गई है। हजारों घर जल गए हैं, पूरे जंगलात जल गए हैं, हजारों लोग लाखों बल्कि लोग बेघर हो गए हैं। इतनी बड़ी आग है कि उसको पूरी दुनिया का सिस्टम लगा हुआ है और उसको बुझा नहीं पा रहा। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है फिर एक्यूट या क्रोनिक है। एक्यूट इफेक्ट्स वो हैं जो कि शॉर्ट टर्म हमें फौरन नजर आ जाते हैं, क्रोनिक वो हैं जो लॉन्ग टर्म हम सालों बाद हमारे सामने आते हैं। हवा में धुआं नजर आया, लोग बीमार होते हुए हमें दिखाई दिया, हम कहते हैं यार ये बड़े पोल्यूशन काज करती है। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखो तो तुम्हारे क्लाइमेट के अंदर क्या क्लाइमेटिक चेंजेस वो क्या लेके आ रहा है, तुम्हारे लिए वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या लेके आ रहा है, अगर आप उन चीजों को मद्देनजर रखें तो आपका दिमाग दंग दंग रह जाए। और इसकी वजह से ह्यूमन इम्पैक्ट्स की वजह से एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन हो रही हैं चीज़ें। एंथ्रोपोजेनिक वो चीज़ होती है जिसको बोला जाता है मैन इंटरवेंशन की वजह से, इंसान की एक्टिविटी की देखिए, एक होते हैं नेचुरल एक्सटेंशन होती है और एक होती है एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल वो होती है जो कुदरती अमल की वजह से होती है, और एंथ्रोपोजेनिक वो होती है जो इंसान की जो है इंटरवेंशन की वजह से होती है, उनके अमल दखल की वजह से होती है, उसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन से बोला जाता है। अब डिफोरेस्टेशन का सिर्फ यही इफेक्ट नहीं है, डिफोरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है सॉइल एरोजन के ऊपर भी है। डिफोरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो सॉइल एरोजन के ऊपर भी है। कैसे? आप लोगों ने भी बचपन में भी सुना होगा, अपने वालिदैन से सुना होगा, बड़ों से भी सुना होगा कि जब जंगलात का कटाव होता है जिस इलाके से, तो वहां पे जो है फिर जो है जंगलात के कटाव की वजह से जमीन का कटाव बहुत ज्यादा होता है। अगर पाकिस्तान की बात करूं, आप नॉर्दर्न एरियाज में अपने आप देखें या आप सदर्न एरियाज के अंदर ये शुमाली इलाके जात में अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वहाँ पे जंगलात का कटाव बेदरअ हुआ है। और उस जंगलात के कटाव की वजह से आज सॉइल एरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़मीन का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। रोड्स में अब बात करूँ, रिसेंटली बात करूँ, दीर बनेर और इस सवात की बात करूँ, तो पूरे पूरे रोड उनके बह गए हैं। अभी जो रिसेंट बारिशें हुई हैं रोड ही ख़त्म हो गए हैं। चित्राल की बात करूँ, रोड ज़मीनी रास्ता उसका मुनक़ता हुआ हुआ था जब ये बारिशें हुई थी। ज़मीन का कटाव की वजह से जो है आपने जंगलात काटे हैं। जंगलात क्या है बेसिकली, याद रखें कि वो आपकी ज़मीन के अंदर कीले हैं। इट्स एक्ट लाइक द नेल्स इन द सॉइल। और आप जब वो मेखें वो निकाल दोगे जिस मेखों ने उसको पकड़ा हुआ था, तो ज़मीन का कटाव आप कैसे रोकेंगे? ये जंगलात ही तो, उनकी जड़ें जो दरख्तों की होती है यही तो ज़मीन का कटाव रोकती हैं। जब वो ख़त्म हो गया तो आपकी ज़मीन का कटाव शुरू हो गया। फिर आपको ये सारे मसाइल देखने को मिलेंगे, आपको लैंडस्लाइडिंग्स भी देखने को मिलेंगी, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। किस वजह से? सिर्फ जंगलात के कटाव की वजह से। इसके पीछे अब कागज़ की बात करूं तो दुनिया में, मैंने कल जैसे भी कल आपको बोला कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। 17वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 600 मिलियन से ज़्यादा लोग नहीं थे, सॉरी 60 मिलियन। और अभी अगर आप देखें तो तकरीबन 10 बिलियन के करीब आप लोग पहुंच चुके हैं पॉपुलेशन दुनिया की। तो ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, उसको घर भी चाहिए, उनको बाकी रिसोर्स फैक्ट्रीज भी उनके लिए लगनी है, उनके लिए एग्रीकल्चर भी होना है, उनके लिए फूड प्रोडक्शन भी होनी है। हर चीज़ के लिए जंगलात का कटाव होगा, फार्मिंग होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इसकी वजह से एक्सट्रक्शन ऑफ मिनरल्स होना है, फ्यूल चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए बस फिर जंगलात आप कटते जाते हैं। और अगर यकीन करें कि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर साल इतना एरिया 18 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। 18 मिलियन हेक्टर का मतलब है कि एक इंग्लैंड के बराबर, जितना इंग्लैंड है, इंग्लैंड और वेल्स दोनों मिलके जितना एरिया बनाते हैं, इतना एरिया जंगलात का हर साल काटा जा रहा है। इंग्लैंड और वेल्स दोनों कंट्रीज मिलके जो अपना बेसिकली जो स्टेट्स अपना अपना पूरा एरिया बनाते हैं, इतना एरिया हर साल जंगलात का काटा जा रहा है। रेन फॉरेस्ट आपके खत्म होते जा रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जब ये खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे? आपके लिए ये सारे रिसोर्सेज कौन प्रोड्यूस करेगा? ये तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये रिन्यू होने में सालों लेता है। हम किस चीज के पीछे लगे हुए हैं? कैश क्रॉप्स के पीछे। गन्ना उगाओ, गन्ने से बायोफ्यूल बनेगा जी। वीट उगाओ, वीट किस लिए उगाओ जी? कैश क्रॉप है। सोयाबीन उगाओ, कैश क्रॉप है। तो हम सारे इनके पीछे लगे हुए हैं। पाम ऑयल उगाओ जी, कैश क्रॉप है। मेज उगाओ जी, कैश क्रॉप है।
क्यों भाई इनके पीछे तुम लोग लगे हुए हो? जंगलात का बेदरे कटाव करते हुए आप उसको खेत खलिहानों में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, खेतों के अंदर जो है और फिर उन खेतों को भी प्रॉपर्ली जो है मेंटेन नहीं किया जा रहा, उन सॉइल को मेंटेन नहीं किया जा रहा। उस सॉइल को ऐसे छोड़ा जा रहा है कि उसके ऊपर जैसे देखें एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोला जाता है वर्टिकल बेसिकली एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट है, जो जो कि इसराइल ने सबसे पहले लेके आया था। अब जिन ममालिक के पास जगह कम है एग्रीकल्चर की, तो वर्टिकल वो कल्टीवेशन कर सकते हैं। हाइड्रोफोनिक्स के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, हाइड्रोफोनिक्स के थ्रू आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जंगलात को खत्म करो। आप डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ क्यों नहीं जाते? मिसमैनेजमेंट ऑफ सॉइल की वजह से सॉइल एरोजन देखने को मिलता है, और डिफोरेस्टेशन जो लार्ज स्केल की पर हो रही है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स तो डेफिनेटली इसके दूरस्थ हैं। डिफोरेस्टेशन इफेक्ट्स की बात करें तो इस जंगलात के कटाव की वजह से हमें इमीडिएटली क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हर दिन जो है, जैसे मैंने आपको बोला, 150 से 100 स्पीशीज जो है सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की एक्सटेंड होती जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इससे जो है इंक्रीज होता जा रहा है। माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस, अब माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है ये आपको समझाता हूँ मैं, और अफेक्टिंग वेदर पैटर्न से इफेक्ट हो रहे हैं। माइक्रो क्लाइमेट को हम कहते हैं जी, हम एक तो जनरली क्लाइमेट की बात करते हैं, वो तो हमारा आबो हवा हम जनरली बात करते हैं। माइक्रो क्लाइमेट किसी एक खत्ते के क्लाइमेट की हम बात करते हैं, इस खत्ते का क्लाइमेट बड़ा तब्दील हो गया है। मिसाल ले लें, आप अपने गांव की मिसाल लें, आप बोलते हैं कि यार मेरे गांव में आज से 30-40 साल पहले यार कि बड़ा जबरदस्त मौसम हुआ करता था, जून जुलाई में भी पंखे के बगैर गुजारा हो जाता था। अब जो है बंदा जब ऐसी में भी है तो फिर भी गुजारा नहीं, पंखे के साथ भी गुजारा नहीं हो रहा, इतनी सख्त गर्मी। क्यों? द माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस इन योर एरिया। अब वो माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस सिर्फ आपके एरिया की अपनी इंटरवेंशन की वजह से भी हो सकती हैं, या वो आपके जो मेजर आपका क्लाइमेट है, जो जनरली आपका क्लाइमेट है, उसकी चेंजेस की वजह से आपका माइक्रो क्लाइमेट की चेंज हो रहा है। इससे इंक्रीज क्या हो रहा है? रेन वाटर रन ऑफ एंड फ्लडिंग। दुनिया में देखें कई सैलाब, अगर आप इस वक्त देखें आपके इर्द गिर्द दुनिया में कितने सैलाब आए हुए हैं। इंडिया में सैलाब आया है, बांग्लादेश में सैलाब आया है इस वक्त, चाइना में सैलाब आया है इस वक्त, जापान में सैलाब आया है इस वक्त, एक और सिसली सिसली के अंदर सैलाब आया है इस वक्त। दुनिया की कितनी कंट्रीज के अंदर सिर्फ अभी इस टाइम करंटली सिनेरियो के अंदर सैलाब आ रहा है, फ्लडिंग हो रही है लगी हुई। इवन कनाडा के अंदर सैलाब की सूरत हाल है। वजह क्या है? वजह क्या है? इन्वायरमेंटल डिवास्टेशन है जो हमने खुद की है। सोसाइटी एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है लोकल कम्युनिटीज के ऊपर। अब मिसाल ले लें कि भाई कि एक गरीब बंदा जिसका कोई कोई अमल दखल ही नहीं है इन्वायरमेंट के चेंजेस के अंदर, उसके पास ना गाड़ी है ना मोटरसाइकिल है उसके पास, वो बेचारा क्या कर रहा है? दिन को मजदूरी करके रात को जो है कमाता है और उसको आके खा लेता है। वो बेचारा भी इसकी वजह से जो है अफेक्ट हो रहा है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेजर पोर्शन तो उसका फायदा उसे जा रहा है। उसका एक माइनर है, एक इलाके में माइनिंग कर रहा है लगा हुआ, उसने वहां पे कानकुनी कर रहा है एक इलाके में लगा हुआ, तो वहां से जो ज्यादा कमाई हो तो उसकी, उसने थोड़े से मजदूर उस इलाके के लगाए हुए होंगे, उसका 1% वो जा रहा होगा उन मजदूरों को जा रहा होगा, तो 99% तो फिर भी वो कमा रहा है ना। बट वो जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स उसमें, वो तो अपने किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर कहीं पे रह रहा होगा, तो मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा। पीछे मारने को मर रहे कौन लोग, अफेक्ट कौन हो रहे हैं? उस इलाके के जो रहने वाले लोग होंगे। इसके लिए सीएसआर का कॉन्सेप्ट तो फिर आया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो आया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे सीएसआर का। बट हमारे जैसे मुल्क के अंदर कहाँ वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं फिर? इसलिए फिर मेटेरियल रिसोर्सेज एंड लैंड डिस्पोल्यूशन की बात करते हैं। डिस्पोल्यूशन बोला जाता है हार्म काज बाय रिसोर्स एक्सट्रक्शन। जब आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर, जैसे अभी मैं माइनिंग की बात कर रहा हूँ, तो उस एक्सट्रैक्ट करने की वजह से जो हार्म काज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पोलिएशन बोला जाता है। ये कौन फैक्ट किसको अफेक्ट कर? जैसे मैंने आपको बात की कि आप एक पहाड़ में से माइनिंग कर रहे हो, पहाड़ पहले खूबसूरती की एक अलामत था, उसको काट काट के आपने तबाह कर दिया है। अब जो चीज़ काम की होगी वो आप निकाल के ले जाओगे, और जो देखें माइनिंग से बहुत ज़्यादा कचरा पैदा होता है, वेस्ट जो आपके काम की चीज़ नहीं होती उसको तो आप उधर ही फेंक दोगे। वो अगेन क्या हुआ? नेचुरल हैबिटेट को तबाह किया, एस्थेटिक वैल्यू जो खूबसूरती थी इलाके की वो तबाह कर दिया आपने। अब जो वो तबाही है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, बात करें हम जी डिस्पोलिएशन के बारे में बात करें। अब चूंकि जब जंगलात का कटाव हो रहा है, तो उसकी वजह से, जैसे मैं आपको बात की, डिस्पोलिएशन भी उसकी हो रही है। जब आप मिनरल्स निकालते हो वहां से, तो जिस 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 पहाड़ में से जहां से आप मिनरल निकाल रहे हो लगे हुए,
तो उस पहाड़ से जब जिस वक्त आप मिनरल निकालोगे तो मिनरल्स निकालते हुए उसके ऊपर जो जंगलात हैं वो भी कटेंगे, फिर जो कचरा वहां से निकलेगा आप उस इलाके में फेंक आओगे, और जो आपकी मतलब की चीज है वो निकाल के आप ले गए हो। अब उससे जो मिला क्या है, वहां के रहने वाले लोगों को क्या मिला है, मिसाल ले लें कि कहीं से कोयला निकल रहा है, एक कान से कोयला निकल रहा है, तो कोयला तो आप ले गए हो, जो कचरा निकल गया वो आपने वहां में फेंक दिया है, और वहां के 1% पॉपुलेशन को आप बेनिफिट क्या दे रहे हो कि उसको आपने रोजगार दे दिया है। अब रोजगार आपने उसको दे दिया वहां का, बट मेजर पोर्शन क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट हो रहा है, किस वजह से इफेक्ट हो रहा है, आपकी एक्टिविटीज की वजह से। इस वजह से हम कहते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसको थोड़ा सा बेनिफिट होता है, बट उसको नुकसान कई गुना ज्यादा उठाना पड़ता है, किस वजह से, जो कि आपकी इंटरवेंशन होती हैं। अब ये जो वेस्ट होता है जो आपने कान में से निकाल के बाहर फेंका है, बारिश होगी, बारिश के पानी के साथ ये सारा जाएगा वाटर बॉडीज के अंदर, नदी नालों में जाएगा, दरिया में जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा। आपने देखा होगा जहां पे माइनिंग होती है, किसी इलाके में अगर आप चले जाए, करक के रीजन में चले जाए वहां पे माइनिंग हो रही है, कोहाट के रीजन में चले जाए यहाँ पे माइनिंग हो रही है, सवात रीजन में चले जाए यहाँ पे माइनिंग हो रही है, तो इन एरियाज में जहां जहां पे भी माइनिंग हो रही है हमें देखते हैं, अगर वहां से मार्बल निकल रहा है, अगर आप देखो तो पूरा इलाका मार्बल ने बंजर कर दिया। क्यों? पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। अब ना वहां पे कुछ चीज आप उगा सकते हो, ना उस चीज को आप वहां से जो है उस वेस्ट को उठा सकते हो, क्योंकि कई जो लाखों करोड़ों रुपए आपके खर्चा आ जाएगा किसके ऊपर, वेस्ट को उठाने के ऊपर, वहां से वो उठाना पॉसिबल ही नहीं है, इतना बेनिफिट आपको नहीं हो रहा जितना वो वेस्ट उठाने में आपका खर्चा हो जाएगा। तो सालों साल वो वेस्ट वहीं पे पड़ा रहता है, और वो हमेशा के लिए वहां पे डिपॉजिट होगा, और इसकी वजह से जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनकी जमीन मजीद तबाह होती जा रही है। फिर इस चीज के लिए हम कहते हैं कि जो सप्लाई चेन है और इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन इम्पैक्ट्स को किस तरह से हम जो है ओवरकम कर सकते हैं। अब सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन की हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, पीपल की, एक्टिविटीज की, जिनके थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। मिसाल ले लें कि मैं सप्लाई चेन की बात करता हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, वहां पे मैं एक चीज बना रहा हूँ, आगे उसको मैं एक मैं होल सेलर को दे रहा हूँ, वो होल सेलर आगे दूसरे एक जो परचून सेलर को दे रहा है, और वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एंड प्रोडक्ट तक जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली अ कंप्लीट सप्लाई चेन। अब जो सप्लाई चेन है इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपरली इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। सप्लाई चेन को प्रॉपरली मैनेज करना इंतहाई जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब तक कि आप सप्लाई चेन को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तब तक के लिए आप इन चीज़ों को होलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं लेके जा सकते। इसके लिए फिर हमें सस्टेनेबल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचना होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो इम्पैक्ट्स उनके बारे में सोचना होगा, क्योंकि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस सब सारे के सारे उठाने पड़े एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ स्टेक होल्डर, सबको नहीं। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? हम स्टेक होल्डर किसे बोलते हैं? स्टेक का लफ्ज निकला है जी, मतलब से होल्डर निकला है रखने वाला। हर वो बंदा जिसका उस काम के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका मकसद वाबस्ता होगा वो स्टेक होल्डर है। मिसाल मैं ले लेता हूँ इस तरह से कि आपके एक इलाके में फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री का मालिक, उसके अंदर काम करने वाले लोग, उसके अंदर जो है जिन लोगों ने शेयर रखे हुए हैं वो सारे तो स्टेक होल्डर है ही हैं। इवन उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग और उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं। इनडायरेक्टली वो लोग भी हैं। क्यों वो इन लोग इनडायरेक्टली हैं? क्योंकि डायरेक्टली अगर वो उसका प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे, उसके अंदर काम नहीं कर रहे, बट उस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं या कचरा वो सब कुछ जो है उन्हें अफेक्ट तो कर रहा है ना। सो दोज आर आल्सो स्टेक होल्डर्स। तो फिर जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हाई जरूरी है, ताकि आप इम्पैक्ट्स को असेस कर सको और सप्लाई चेन को जो है ट्रेसेबली उसको करेक्ट कर सको, किसी भी बंदे के ऊपर उसका अफेक्ट ना आए। इसी के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है फिर सीएसआर का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मैंने बताया ना, सीएसआर क्या है जी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे किस चीज की डिमांड करती है, और जिस चीज की वो डिमांड करती है सबसे पहली चीज ये कहती है, मैं सीएसआर ये कहता है कि भाई कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपकी एक्टिविटीज की वजह से कोई बंदा अफेक्ट हो तो फिर आप उसको जो है उसका उसकी दिलजोई करो, उसको उसके लिए कंपनसेशन पे करो। अब जिन इलाकों में भी आपने देखा होगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे अगर उनकी आबादी जो है उससे उनको रिलोकेट करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए उन्हें कंपनसेट किया जाता है। वो कंपनसेशन क्यों की जाती है? उसके लिए इंटरनेशनल लॉ है सीएसआर का। फिर बात करते हैं एनर्जी सप्लाईज एंड इनोवेशन की, बात करते हैं फूड फूड एंड फ्यूल के अंदर।
मैंने कल भी थोड़ा सा आपके बारे में बायोफ्यूल की बात मैंने आपसे की थी, रिन्यूएबल सोर्सेज की मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कन्वेंशनली केस की तरफ जा रहे हैं, हमें हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की हम ज़्यादा काम करते हैं। मिसाल के तौर पे घरों में, गाँव में आग जलाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करें, लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो लकड़ी जो दरख्त आपने काटा है, पॉसिबल है कि वो 100 साल पुराना दरख्त हो, तो उस नए पौधे को तैयार होने में फिर 100 साल लगेंगे। आपने कोयला निकाला है जमीन से, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स उसने लिए डेवलप होने में, और आपने चुटकी में कोयला निकाल के जला दिया है। इट्स ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, को दोबारा बनने में हजारों साल लगेंगे। तो हमें इन चीजों से शिफ्ट होना पड़ेगा, किसकी तरफ, रिन्यूएबल की तरफ। हमें सोलर की तरफ जाना पड़ेगा, हमें विंड एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें हाइड्रो पावर की तरफ जाना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया में जो सबसे चीप एनर्जी है वो हाइड्रो पावर है। दुनिया में जो सबसे चीप एनर्जी है वो विंड एनर्जी है, फिर सोलर एनर्जी है। एक टाइम था जब बैटरीज हमारे पास ऐसी हुआ करती थी, हम कहते हैं कि बैटरी रिलायबल रिसोर्स नहीं है, बट आज उनके अंदर लेड बैटरीज के अंदर जो है इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि आज हमारे लिए बैटरी रिलायबल है। अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो आप बोलेंगे सर कि सोलर एनर्जी तो हर वक्त अवेलेबल नहीं है, दिन को सूरज है रात को नहीं है, बट यू कैन यूज बैटरीज। आप बैटरीज को इस्तेमाल करके रात के लिए एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, रात को इस्तेमाल करने के लिए। जब हम लोगों ने रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना है, उन सोर्सेज की तरफ जाना है जो कि हमारे माहौल को तबाह होने से बचाएंगे, तो फिर हमें इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर मैं एसटीडी के अकॉर्डिंगली मैं आपको डिफाइन करता मैं बोलूंगा, डेवलपमेंट विच डज नॉट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। वो डेवलपमेंट जिसकी वजह से आप भी अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हो, और कल को आने वाले आपके बच्चे या फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी अपनी जरूरियात को पूरा कर सकते हो। मैं मिसाल देता हूँ, कई एक ऐसी चीजें जो आपने अपनी जिंदगी में देखी होंगी और आपके बच्चे नहीं देख पाएंगे उन्हें, क्योंकि वो खत्म हो गई, तबाह हो गई हैं, दुनिया से मखदूम हो गई हैं। मैं मिसाल ले लेता हूँ कि एनिमल्स की देख लेता हूँ। इवन अगर आप सिंपल में एग्जांपल हूँ जो हर बंदे को पता होगा, मैं गेंडे की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं, दुनिया से खत्म हो गए कि नहीं हो रहे, खत्म हो गए हैं, बल्कि खत्म ही नहीं, अब खत्म। मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, इवन आपको पता है कि इस वक्त जो है आपका जो पांडा है ये 13 स्पीशी के अंदर आ रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर तकरीबन लेस और मोर अबाउट 8,000 के करीब ये पांडाज रह गए हैं, खत्म होते जा रहे हैं। आपका आइबेक्स, आपका मारहोर खत्म होने के करीब है। आपका इवन ब्राउन बियर, मैं पाकिस्तानी स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्पीशीज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ब्राउन बियर की मैं बात करता हूँ। आपको पता है कि जो 2019 की कंसेंसस हैं, उनके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में ब्राउन बियर की पॉपुलेशन सिर्फ 24 रह गई हैं, सिर्फ 24 ब्राउन बियर पाकिस्तान में रह गए हैं इन आर सदर्न कॉन्टेंट। अभी पॉपुलेशन खराब खत्म क्यों हो रही है, बेदरख उनकी कत्ल की वजह से, उनके शिकार की वजह से, उनके जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब करके, जो उनके रहने की जगह है, उनके रहने की जगह में तुम लोगों ने जाके घर बना दिया है। तो भाई हम वो बेचारे क्या करेंगे, उन्होंने तो वहां से मूव करना है। जब उनके खाने पीने की चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया है, तो फिर क्या होगा, ये चीज, वो चीजें तो खत्म होती जाएंगी। अब अगर मैं फ्यूल की बात भी करूं, तो फिर उसका इंटरेस्ट बायोफ्यूल्स के अंदर आता है। अब बायोफ्यूल क्या है, वो फ्यूल जो कि हम रिन्यूएबल रिसोर्स से बनाते हैं। जैसे बायोफ्यूल बनाया जाता है शुगर कैन से बनाया जाता है, बायोफ्यूल बनाया जाता है सोयाबीन से बनाया जाता है। अब इन चीजों से जो हम इवन मैज से बनाया जाता है, मैज से भी, मकई से बनाया जाता है, ठीक है। इन चीजों से हम ईंधन बनाते हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल, और इसको फिर पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है, 20% ब्लेंड ऐसे बोला जाता है। अब ये होता है जो बायोफ्यूल बनता है। अगर इसके बाकी इसके इफेक्ट्स तो काफी ज्यादा हैं, वो अलग बात करेंगे, बट इसकी अगर मैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की बात करूँ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूल, वो कई गुना कम हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके पास रिलीज ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स बहुत कम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि इन चीजों के लिए हमें हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, हमें ना कि इंडिविजुअल अप्रोच की जरूरत है। अभी हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है, हॉलिस्टिक अप्रोच ये है कि इट्स द ग्रुप ऑफ अप्रोचेस। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है, ग्रुप ऑफ अप्रोचेस है, अकोमुलेशन ऑफ अप्रोचेस है, एक अलग अप्रोच नहीं है। ये मिलजुल की सारी अप्रोचेस को जब हम अकोमुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। और फिर इससे हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। एग्रीकल्चर इश्यूज की मैं बात करूंगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि बायोफ्यूल्स और इन चीज़ों की तरफ जाएं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है कि सर बायोफ्यूल्स की वजह से, तो जैसे मिसाल के तौर पे
हम बजरेगा अगर हम कल्टीवेशन करेंगे, सोयाबीन करेंगे, तो इसके लिए भी तो हमें जंगलात का सफाया करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ऐसा है जी। तो इस वजह से ही तो हम कहते हैं कि इन चीज़ों को भी हमने ग्रीन एनर्जी के अकॉर्डिंगली चलाना है। जो दुनिया में जो एरिया आपके पास कई ऐसे ममालिक हैं जो कि अनाज इतना पैदा करते हैं कि उनको अपना अनाज दुनिया में फ्री देने के ऊपर तकलीफ होती है, और फिर उसको क्या करते हैं, वो डंप करते हैं समंदर के अंदर और फेंकते हैं उसे, जिसमें सबसे बड़ा रशिया है। इतनी गंदम की प्रोडक्शन करता है कि वो अगर चाहे तो वो अपने जितने भी ये गरीब कंट्रीज हैं उसके इर्द गिर्द उन सबको फ्री में गंदम दे सकता है, बट वो क्या करता है, उठा के उसको समंदर में फेंकता है अपनी मछलियों को फीड करने के लिए, ना कि वो क्या करता है इंसानों के मुंह लग जाए। वहां पे पॉसिबल है, ऐसी जगहों में पॉसिबल है इसकी फिर कल्टीवेशन। अब एग्रीकल्चर के अंदर कुछ अपने इश्यूज अराइज हो रहे हैं लगे हुए। हम ग्रीन एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं, हम कहते हैं कि वो एग्रीकल्चर नहीं जो हमारे पास हो रहा है, हमें ग्रीन एग्रीकल्चर की जरूरत है, जिसके अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द लैंड हमें पता हो कि हम अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम अगर फसल उगा रहे हैं, तो उससे हमारी जमीन को क्या नुकसान होगा, पानी को क्या नुकसान होगा, ग्रीन हाउस गैसेस क्या प्रोड्यूस होंगी उससे, और की एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को हमने मैनेज कैसे करना है। देखें, आप जब भी कोई चीज खेत में लगाएंगे तो उसके लिए आपको जमीन चाहिए, खेत चाहिए आपको ना, फिर आपको उसको पानी भी देना है। पानी दिए बगैर तो कोई भी चीज आपकी नहीं पैदा होगी। और फिर जब पानी आप उसको देंगे और वो पैदा होगी, तो उस चीज के थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी। इसलिए हम कहते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स के अंदर, उसको हम क्या करें, मैनेज करें, कैसे करें, उसकी बात करते हैं प्रॉब्लम्स की बेस के ऊपर। सबसे पहला प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि वो क्या है, एग्रीकल्चर की इसकी वजह सबसे पहले आने वाला जो मसला है हमें, वो डिफोरेस्टेशन है। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें जंगलात का कटाव करना पड़ता है ज़मीनों को बड़ी करने के लिए, वसी करने के लिए। और इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, चिरंद परिंद सब मरते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। क्यों? उनके रहने की जगह आपने ख़त्म कर दी। जिस दरख्त के ऊपर एक चिड़िया का घर था, आपने उसका दरख्त वो काट दिया, उसका घर तो आपने तबाह कर दिया। पॉसिबल है कि उस साल वो ब्रीड ना कर पाए, क्योंकि नया घर बनाने में शायद उसको इतना टाइम लग जाए कि उसका वो ब्रीडिंग सीजन निकल जाए। जब उसने ब्रीडिंग नहीं की, उसने बच्चे नहीं दिए, इस बार अंडे नहीं दिए उसने, तो जाहिर सी बात है उनकी पॉपुलेशन के अंदर कमी आएगी। फिर डिफोरेस्टेशन से सॉइल डिग्रेडेशन होती है, आपका सॉइल एरोजन होता है, और न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते हैं। देखें, जो ह्यूमस है बेसिकली, जो टॉप लेयर आपकी सॉइल की, जो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो फर्टाइल होती है। नीचे तो आपकी जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। जो सबसे टॉप वाली आपकी 3 to 4 इंचेस आपकी सॉइल है, जो जमीन की आपके ऊपर की सतह है 3 से 4 इंचेस की, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स तो उसके अंदर हैं। जो फसल आप उसमें उगाएंगे वो फसल आपको फायदा देगी, उसके नीचे जो फसल उगाएंगे वो तो फायदा नहीं देगी, क्योंकि नीचे तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। न्यूट्रिएंट्स तो सारे आपसे ऊपर वाले 3 4 इंचेस के अंदर हैं। तो जब आप जंगलात का कटाव करते हैं, तो पानी जब आता है, तो पानी ऊपर वाली सतह को साथ में अपने एरोजन करके ले जाता है, साथ ले जाता है अपने। जब न्यूट्रिएंट्स आपके डिप्लीट हो गए हैं, पीछे तो आपके पास जो है रेत बच की है, पीछे तो आपके पास वो जमीन बच की है जिसके अंदर तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, उसके अंदर पौधे उग ही नहीं सकते। तो जब उसमें पौधे नहीं उग सकते, तो आपने एग्रीकल्चर कैसे किया? तो फिर तो वो जमीन आप किसी काम की नहीं है। वाटर डिप्रेशन भी होगी, और वाटर पोल्यूशन भी होगी उससे, फिर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन भी होगी। और सोने पे सुहागा, हम जो है अपने एग्रीकल्चर के अंदर बेदरैग इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, कीड़े मार अद्वियात का, इन जो स्प्रेज हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमें तो देखने में लगता है भाई हमने फसल पे स्प्रे मारा, खत्म हो गया। खत्म नहीं होता वो स्प्रे, एरोसोल्स की फॉर्म में आपके एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। आपने खेत के अंदर स्प्रे मारा है ना, उस खेत के साथ जो रहने वाले घर है ना, सबसे पहले उस घर के रहने वाले लोगों को वो अफेक्ट करेगा, जो उसको इनहेल करेंगे। फिर जो बंदा वो अगर वो आपने जो स्प्रे मारा है, वो स्प्रे फ्यूजिटिव है, वो अगर इस तरह का है कि कल को वो सब्जी जो बंदा खाएगा वो भी इफेक्ट होगा। ये तो मैं ह्यूमन इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर पानी आपने लगाया है सब्जी को, तो उस पानी के थ्रू जो है, अगर वो एब्जॉर्बेबल है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होके वो जमीन के अंदर जाएगा, और आपकी वाटर क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। इस तरह के कई एक इफेक्ट्स जो है हमें जो है बेसिकली, जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत पुरानी हैं। हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो हैं, आज हम कहते हैं ना कि भाई कि हमें जीएमओज नहीं चाहिए, हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए, हमें ग्रीन एनर्जी चाहिए, हमें ग्रीन जो है, हमें जो है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक क्या है भाई? ऑर्गेनिक को समझो सही ना, ऑर्गेनिक क्या है? हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए। ऑर्गेनिक फूड क्या है? जो बगैर किसी खाद के, बगैर किसी स्प्रे के पैदा हुआ हो।
बगैर खाद के बगैर स्प्रे के पैदा हुआ वो फूड जो है वो ऑर्गेनिक है। और आज दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं, जितने डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फूड खाओ। भाई ऑर्गेनिक फूड कैसे खाएं? खुद पैदा करें। क्योंकि जो बाजार में हमें मिल रहा है वो तो ऑर्गेनिक नहीं है। उसके अंदर तो बेताशा स्प्रे मारे हुए, सब कुछ किया हुआ उन्होंने उसकी सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। इसके ऊपर फिर लीगल एंड एथिकल एंड फाइनेंशियल रीजन इसके ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को इम्पोज करने के लिए कि भाई लीगल एंड एथिकल क्या चीजें इसके ऊपर आती हैं। सबसे पहले तो राइट्स एंड एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज की। स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन लोग हैं। उन स्टेक होल्डर्स की नीड्स को देखना होगा, इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स को देखना होगा, और अगर आप उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं करते तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज को आपने देखना होगा। तब आप जाके बात देखें। व्हाट इज मोरालिटी? मोरल क्या है? मैं इस पे पहले बात करते हैं। मोरालिटी क्या है? हम कहते हैं मॉरल, इसकी भाई मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है। मॉरल वैल्यूज क्या है? अखलाकी इकदार। तो हम कहते हैं ना कि अखलाकी तौर पे ये काम हमें करना चाहिए। हमें दूसरे इंसान की, अपने भाई की, अपने दूसरे इंसान की सेहत का ख्याल अखलाकी तौर पर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? वो भी हमारा जैसा इंसान है। अगर मैं ऐसा खाना उसे दे रहा हूँ, ऐसा फूड उसे दे रहा हूँ जो अफेक्टेड है, तो उसकी वजह से वो अफेक्ट हो रहा है। तो इखलाक मॉरली भी हमारे लिए चीजें बड़ी जरूरी हैं। और लीगली भी हमें जो स्टेक होल्डर्स के इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको वो लीगली वो सू कर सकते हैं इस चीज के लिए, आपके ऊपर केस कर सकते हैं वो। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है आपके? सबसे पहले आपके कस्टमर्स, फिर आपके पास काम करने वाले आपके एम्प्लॉयज और डिपेंडेंट्स, फिर डिजाइनर, मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट्स, उस इलाके के रेजिडेंट्स और इंडिजिनस पीपल, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल बॉडीज एंड लैंडलॉर्ड्स जिनकी जमीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, एंड ग्लोबल एंड लोकल कंपेन ग्रुप्स। ये सारे के सारे स्टेक होल्डर, मैंने आपको बताया स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से मतलब वाबस्ता हो, वो स्टेक होल्डर है आपका। तो इन सब का कोई ना कोई मतलब वाबस्ता है। कैसे है? इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इंडिजिनस पीपल की। देखें, एक होता है जी नेटिव और एक होता है इंडिजिनस। दोनों को इंटरचेंजेबल लिए जाते हैं, एक ही मतलब है। हम बोलते हैं कि जब कोई पौधे या कोई दरख्त की बात करते हैं, नेटिव स्पीशी की बात करते हैं, हम कहते हैं दिस इज अ नेटिव स्पीशी, मतलब ये इस इलाके की स्पीशी है। जैसे मैं मिसाल दूं, मैं बोलूँ कि भाई ये जो चेरी है, चेरी सिर्फ और सिर्फ गिलगित के एरिया में और इन एरियाज में पैदा होती है। चेरी इज नेटिव टू दोज एरियाज, और ये किसी दूसरे एरिया में पैदा नहीं होती। वो वहां पे पाई जाती है, वो वहां पे नेटिव है वहां की। अब इसी तरह से इंडिजिनस की बात हम करते हैं। वो लोग इंडिजिनस होते हैं जो कि एक जगह के मकीन होते हैं। जैसे आपने इवन ये इंग्लिश मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो आपने जंगली लोग देखे होंगे आपने। ये फलां जंगल में रह रहे हैं जी, यहाँ के रहने वाले बशिंदे हैं ये सालों से जो है सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं लगे हुए। बाहर की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं, बिकॉज दोज आर इंडिजिनस दोज टू दैट सोसाइटी। वो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, वहां के इंडिजिनस हैं, उन्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी उनका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। आपको पता है मोर देन 8,000 डिफरेंट सिविलाइजेशन दुनिया में इंडिजिनस लोगों की मौजूद हैं, जो आज तक जिनका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, राब्ता ही नहीं है उनका। 8,000 से ज्यादा। और इसके ऊपर यूएन की जनरल असेंबली ने एक पूरा डिक्लेरेशन इसके ऊपर साइन किया है कि भाई इन लोगों को किसी ने तंग नहीं करना, इन लोगों को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करना आप लोगों, और इनको जो है इनके पूरे राइट्स प्रोवाइड करने हैं, और उनको किसी भी तरह से आपने जो है अफेक्ट नहीं करना आपने। आज जब जंगलात का कटाव हो रहा है, तो वो जंगलात तो इनके लोगों का घर थे, इंडिजिनस लोगों का ना। ब्राजील में देखें, इंडिजिनस पीपल्स की कई सोसाइटीज हैं। अमेरिका में देखें, कई सोसाइटीज हैं। न्यूजीलैंड में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिजिनस पीपल्स की। जंगली लोग जिनका उर्फ आम में बोलते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन जंगली लोगों की इन कंट्रीज के अंदर है। और इन लोगों के हकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी एक अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, अपने बिलीव्स हैं, अपना नॉलेज है उनके पास, अपने रिसोर्सेज हैं उनके पास। वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। जब वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, उन्हें अपना एक पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनके उन चीज़ों का ख्याल करें, हमारी एक्टिविटीज की वजह से वो लोग फिर अफेक्ट ना हो। हम जनरली बात करते हैं कि एक्सेस टू एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन की, जो बेसिकली यूके एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन है 2004 का। वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आप लोगों को कि हर इंसान का बुनियादी हक है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के बारे में, हर इंसान का। कोई भी बंदा इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको वो मिलेगी।
वो अपने कंट्री की जाके गवर्नमेंट से पूछ सकता है कि भाई आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट की वजह से मेरा ये इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, मुझे बताओ कि या आप किस तरह से इस इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को रोकोगे, आप किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर करोगे कि भाई मेरे इस माहौल को नुकसान ना पहुंचे। आपका बुनियादी हक है। इसलिए ब्रॉड पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए। मिसाल के तौर पे जैसे मैं EIA वगैरह करता हूँ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सिस्टम, या IEEE में करता हूँ, इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन में करता हूँ। तो जब भी हमारे पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है मेरे पास, तो उस प्रोजेक्ट को करते हुए हम पब्लिक पार्टिसिपेशन की तरफ जाते हैं, पब्लिक हियरिंग की तरफ जाते हैं। तो जिस इलाके में हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे उनकी पब्लिक को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। उससे उन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, भाई आया आपके इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ तहफ़्ज़ात हैं, अगर हैं तो अपने तहफ़्ज़ात हमें बताओ, क्या तहफ़्ज़ात हैं आपके। वो पहले हमें बताते हैं भाई इस प्रोजेक्ट को लेके ये है, ये है, ये, हम उनकी तहफ़्ज़ात को दूर करते हैं और तब प्रोजेक्ट लेके जाते हैं। इससे क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। कल को जब आप प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाओगे, उस प्रोजेक्ट को जब आप कल को चलाओगे, तो कोई भी बंदा उसके ऊपर क्या नहीं करेगा, आपको आके तंग नहीं करेगा, कोई भी बंदा आके आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, कोई भी बंदा आके आपसे उसके बारे में पूछेगा नहीं। कब नहीं पूछेगा, जब आप प्रॉपर्ली उस चीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। आप कुछ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि माजी के अंदर हमने देखे हैं, और उन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स ने जो है तबाही निकाली है हमें माहौल के अंदर, और बेतहाशा जो है उन्होंने मसाइल क्रिएट किए हैं। कुछ इस तरह के इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स के बारे में और एक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल ह्यूमन हार्म की बात करेंगे कि इन हादसात ने इन्वायरमेंटल ह्यूमन हार्म क्या किया है, नॉर्मल एबनॉर्मल इमरजेंसी कंडीशंस क्या होती हैं, फैक्टर कॉजिंग इंसिडेंट्स क्या हैं, और क्लाइमेटिक चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स किस तरह से क्रिएट होते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि नॉर्मल एबनॉर्मल और इमरजेंसी कंडीशंस क्या होती हैं। नॉर्मल कंडीशन वो होती है जबकि एक चीज, कोई भी एक आप काम कर रहे हैं, वो काम आपके कुव्वत और मंशा के मुताबिक चल रहा है, जैसे आपने सोचा था बेसिकली वैसे वैसे ही उसी तरह से वो चल रहा है, तो हम कहते हैं नॉर्मल कंडीशन है। ठीक हो गया। अब नॉर्मल कंडीशन वो होती है जब हम एक काम कर रहे होते हैं, बट वो काम हमारी कुव्वत या मंशा के मुताबिक जो हमने उसका आउटकम सोचा होता है वो आउटकम हमें नहीं आ रहा होता, उससे उसके अगेंस्ट कोई आउटकम आ रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज एन अबनॉर्मल कंडीशन। और इमरजेंसी कंडीशन वो होती हैं जो कि नागाहानी हमारे पास चीजें होती हैं, नागाहानी आफत कोई आपके पास आ जाए। देखें, कई एक ऐसी चीजें होती है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमें लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट नॉर्मली चलते चलते उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट काज हो जाता है जिसकी वजह से कोई इमरजेंसी आपके पास क्रिएट हो जाए। मिसाल ले लें, अर्थक्वेक आ गया आपके पास। कल यूएई के अंदर अर्थक्वेक आया है, दुबई है, शारजा के अंदर जलजला है, मैंने जिंदगी में शायद पहली दफा सुना है। अब नॉर्मल इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी किसी भी वक्त आ सकती है, आपकी पूछ के नहीं आएंगी। उसके पीछे फैक्टर्स बहुत सारे होते हो सकते हैं, बट फैक्टर्स अलग चीज हैं। बट इमरजेंसी कंडीशन वो होती है जो कि नगाहानी आफात होती है, जो हमें पूछ के, हमें बता के नहीं, किसी भी वक्त आ सकती हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स का नाम हम देते हैं। हम कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स किसी भी वक्त हो सकते हैं। अब जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे क्या है नेचुरल डिजास्टर, आपके सुनामी आ गया आपके पास, अर्थक्वेक आपके पास आ गया, सैलाब आ गया, लैंडस्लाइडिंग होगी, या कोई पहाड़ फट गया जिसको आतिशफिशां हम बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन हम बोलते हैं। ये सारे क्या है आपके पास, क्या है, आपके नगाहानी आफत हैं। इमीडिएट इम्पैक्ट्स की बात करें कि जब ये नगानी आफात आती हैं, तो इनके इमीडिएट इफेक्ट्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। इनसे नंबर ऑफ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं फिजिकल इम्पैक्ट की बात करूं, तो उससे लोग मरते हैं, फर्टिलिटीज हम बात होती हैं। अगर आग लगती है तो बर्निंग काज होती है, लोग जलते हैं। जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, हवाई का बात कर रहा था मैं, हवाई आयरलैंड के ऊपर आग लगी हुई है कितने दिनों से, और पूरे का पूरा आयरलैंड जल चुका है, पूरे का पूरा जजीरा जल चुका है उस आग की वजह से। उससे धुआं निकलने वाला जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, नबातात का हैबिटेट लॉस होगा। फायर एंड रेस्क्यू जब आप करेंगे तो उससे वाटर डिप्लीशन होगी, पोल्यूशन क्रिएट होगी। जब पानी आप मारोगे आग के ऊपर, तो पानी सारी सी राख अपने साथ बहा के लेके जाएगा वाटर बॉडीज के अंदर, तो अगेन उससे क्या होगी, पोल्यूशन क्रिएट होगी। एंक्लरी स्टोरेज बोला जाता है, फर्दर कंटेमिनेशन से रोकने के लिए बाज़ वक़्त हम चीज़ को कंटेम करते हैं। जैसे आपके घरों में जो है सेप्टिक टैंक्स होते हैं, आपने गटर बनाया, सेप्टिक टैंक्स बनाए, एंक्लरी स्टोरेज आपने किया है। अगर वो लीक हो रहा है, तो वो उससे कचरा, जो गंदा पानी जो है आपके वाटर बॉडीज, आपके आपके पास में आपका कुआं है और पास में आपने एंक्लरी स्टोरेज किया हुआ है, कुएं के अंदर जो पानी जा रहा है कहाँ से जा रहा है, आपके गटर से जा रहा है, और उसको वापस आप पी रहे हो लगे हुए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो क्या हो सकता है उससे। इवैक्यूएशन लार्ज स्केल समटाइम परमानेंट होती है, जैसे अभी मैंने हवाई की आपको एग्जांपल दी
कि मोर देन 1,50,000 1.5 लाख लोगों को उन्होंने एवैक्यूएट किया, क्योंकि 1.5 लाख लोगों का जो जजीरा के रहने की पॉपुलेशन सारा उनके जजीरा जल गया है आग से। तो उन लोगों को उन्होंने क्या किया है, इवैक्यूएट करवाया है। शायद वो इवैक्यूएशन उनकी परमानेंट हो, वो वापस कभी वहां पे जा ही ना सकें। क्योंकि वहां पे मैं कल डॉक्यूमेंट्री एक में देख रहा था, वो कह रहे थे कि भाई अब पॉसिबल है कि यहाँ पे इतने कंटेमिनेंट्स बिल्डअप हो गए हैं। आप देखिए वहां पे बिल्डिंग्स थी, वहां पे पेट्रोल स्टेशन थे, वहां पे पावर सप्लायर्स थे, जो कुछ सब जल गया है, कुछ नहीं रहा वहां पे, सिर्फ खंडर रह गए वहां पे। अब जो कुछ भी था वो जमीन के अंदर ही जज़ब हुआ है ना, कहाँ गया है? वो आसमान के अंदर ही जल के गया है, कहाँ गया है? तो वहां पे शायद अब दोबारा किसी का रहना पॉसिबल ही ना हो, जिंदगी दोबारा वहां पे मुमकिन ही ना हो। क्यों? क्योंकि वहां का आबो हवा इतना तबाह हो गया है। इसी तरह के कुछ इंसिडेंट्स हमें पास्ट के अंदर भी दिखाई देंगे, उनके अंदर भी बात करेंगे। बट इनकी अगर हेल्थ इम्पैक्ट्स की बात करें तो इनके लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या होंगे फिर? कैंसर काज हो सकता है उस एरिया में रहने से लोगों को, म्यूटेजेनिक म्यूटेशन काज हो सकती है, टेट्रोजेनिक, ये भी आप टेट्रोजेंस जो होते हैं ये भी आपके जेनेटिक काजेज आपके काज करते हैं, जीन्स के अंदर आपके चेंज लेके आते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट्स और इंटर कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये बाजू का जो म्यूटेशन होती है ना, याद रखें, जरूरी नहीं है कि वो म्यूटेशन एक बंदे को अफेक्ट करे, कल को आपके आने वाले बच्चों के अंदर भी वो इफेक्ट्स आ सकते हैं। आपके जीन के अंदर कोई मसला आया है, कल को जब आपके बच्चे पैदा होंगे तो खुदा ना खास्ता बच्चों के अंदर भी मसाइल आ सकते हैं। इतने दूर से इन चीजों के जो है इफेक्ट्स हैं। तो जब इन चीजों के इफेक्ट्स इतने दूर असते हैं, तो फिर हमें चाहिए नहीं कि हम इनको ऑन टाइम जो इन चीजों को डील करें और ठीक तरह से डील करें इन्हें। इस चीज से सबक लेने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं माजी की। अब जो माजी के एग्जांपल्स हैं उसके सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ 2011, 2021, 11 सॉरी। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर जो है 2011 के अंदर हुआ है, और बोला जाता है कि ये जो न्यूक्लियर डिजास्टर था शायद ये आपके हिरोशिमा और नागासाकी से बड़ा था। शायद ये आपके चेर्नोबिल से ज्यादा, चलो हिरोशिमा नागासाकी तो वो आपका एक न्यूक्लियर वहां पे ब्लास्ट हुआ था, उसको साइड पे करें। हम ये कह सकते हैं कि शायद ये आपका जो न्यूक्लियर डिजास्टर था ये आपका, ये चेर्नोबिल से बड़ा था। चेर्नोबिल का तो आपको भले पता होगा। अब बेसिकली फुकुशिमा में हुआ क्या था कि एक ओशियानिक अर्थ, आपको पता है कि जापान के अंदर वैसे भी जलजले बहुत ज्यादा आते हैं और सुनामी बहुत ज्यादा आते हैं जापान में, क्योंकि जापान जो है वो लाया करता है फॉल्ट लाइन के पर। और जब जब फॉल्ट लाइन में जगह होती है वहाँ पे अर्थ का जलजला बहुत ज्यादा आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि एक सुनामी आया, और उस सुनामी की जो लहरें थी बेसिकली वो 14 मीटर तक उठ रही थी। 14 मीटर से ऊंची लेयर जो थी उसकी, वो आके टकराई दीवार के साथ, इस केमिकल इस रिएक्टर की, ठीक है। और जब रिएक्टर की दीवार के क्रैक्स आ गए, और क्रैक्स आने की वजह से वो पानी जो है इंटर हुआ जनरेटर पोर्शन के अंदर, जो जनरेटर्स कूलिंग के लिए लगाए गए थे, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, तो इनके अंदर कूलिंग के लिए वाटर सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। तो उसे इसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि इसके टेम्परेचर जब हाई होता है तो ये मेल्ट हो जाता है। तो वो जब रिएक्टर जनरेटर्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, तो वो रिएक्टर जब हुआ मेल्ट डाउन होना शुरू हुआ, और उसके मेल्ट डाउन होने की वजह से डिजास्टर हुआ, धमाका हुआ, जिसकी वजह से इमिशंस हुए, रेडियो एक्टिव इमिशंस हुए, और 1,54,000 लोगों को इमीडिएटली वहां से रिमूव करना पड़ा, इवेक्यूएट करवाना पड़ा। और शायद ये ऐसा मसला था जो कि अनप्रडिक्टेबल था उस वक्त के लोगों के लिए, अनअवॉइडेबल था। और कहा जाता है कि जो चरनाबाइल के अंदर डिजास्टर हुआ था 1986 के अंदर, उससे ये बड़ा था, इससे ज्यादा लोग इससे क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। फिर आता है ये डीप वाटर हॉरिजॉन स्पिल, 2010 के अंदर ये हुआ है। बेसिकली डीप वाटर हॉरिजॉन स्पिल जो है वो मोकोंडो एक आयरलैंड है, वहां पे ड्रिलिंग हो रही थी। मोकोंडो के अंदर जब ड्रिलिंग हो रही थी, बेसिकली ये एक रिग थी, ठीक है। और ये ऑन शोर रिग थी, ये सॉरी ऑफ शोर रिग थी। तो उस रिग के अंदर जब वहां पे ड्रिलिंग हो रही थी, तो ड्रिलिंग करते हुए वहां से जब ऑयल निकल रहा था, तो वहां पे एक ब्लो आउट हुआ, जिस ब्लो आउट की वजह से जो है वो पूरी की पूरी रिग जल गई, तबाह हो गई, और 11 क्रू मेंबर्स वहां पे तो वही मर गए। और जो रिग जहाँ से जो उन्होंने जो वेल खोदा हुआ था, जो ड्रिलिंग की हुई थी समुद्र के अंदर, जहाँ से वो ऑयल निकाल रहे थे, तेल निकाल रहे थे वहां से, तो वो से रिलीज होना शुरू, क्योंकि उसको बंद तो नहीं था ना वो ना, तो नीचे सुराख तो जमूर मौजूद था, उससे तेल निकलना शुरू हुआ। और बोला जाता है कि मोर देन मिलियंस ऑफ बैरल वहां पे जो है ऑयल वहां पे तकरीबन कॉन्टिन्यूसली 3 महीने तक निकलता रहा। और 3 महीने के बाद जाके उन्होंने किसी तरह से उसको क्या किया, उस सुराख को बंद किया, और उसको वेल को उन्होंने क्लोज किया कि वो ऑयल निकलना बंद हो जाए। बट उस वक्त तक वो कॉन्टिन्यूसली ऑयल निकलता रहा, और वो ऑयल कहाँ पे जाता है, समुद्र के अंदर।
और आप अगर अपने घर में भी एक गिलास पानी कर लें और उसमें अगर आप जो है इस गिलास पानी के अंदर अगर आप पानी डालें और ऊपर आप तेल डाल लें, तो आप देखेंगे कि ऑयल जो होगा वो पानी के ऊपर लेयर बना देगा। जब वो ऑयल ऊपर की लेयर बना देगा, तो नीचे उसके जितने भी चरिंद परिंद होंगे, मतलब क्रीचर्स होंगे, ओशियनिक क्रीचर, वो सारे नीचे बंद हो जाएंगे, और जब बंद हो जाएंगे तो उनको सांस नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे। यही चीज यहाँ पे हुई। उस समुंदर के उस पूरे एरिया के अंदर जो है उसने लेयर बनाई इस ऑयल ने, और वहां पे लाखों की तादाद में शायद आपके एक्वेटिक लाइफ आपकी मरी। और उस कंपनी को उस वक्त के लिए जो पे करवाया गया, वो 7.8 बिलियन डॉलर्स का फाइन हुआ उसे। कितना? 7.8 बिलियन डॉलर का। इस वक्त पाकिस्तान ने कर्जा जो अभी लिया है, पाकिस्तान पूरा कंट्री चलाने के लिए 3 बिलियन डॉलर का हमने कर्जा लिया है अभी अपने मुल्क को चलाने के लिए। तो आप खुद सोचें कि 7.8 बिलियन डॉलर्स का जो है उसको, जो उस कंपनी को जो है क्या किया गया, फाइन किया गया, किस वजह से, एक्सटेंड के लिए। तो हमें ये बताता है, मॉरली तो हमें पता लग गया कि भाई इससे एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट हुई, सब कुछ हुआ। हमें लीगल भी पता लग गया कि फाइन हुआ। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो हमें ये पता लगा कि भाई 7.8 बिलियन डॉलर का उन्हें जो है फाइन किया गया। बहुत बड़ा एक फिगर है। और इसके इफेक्ट्स तो आल हमें पता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स इसके आएंगे। फिर नेक्स्ट है जी, हंगरी के अंदर हुआ था 2010 के अंदर। एजे एजे एल्यूमिनियम प्लांट जो था उसके अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर बेसिकली जो उन्होंने डैम बनाया हुआ था, एक रिजर्वियर बनाया हुआ था, वो कोलैप्स हो गया था। उसकी जो दीवार थी वो टूट गई थी। बेसिकली वो जो रिजर्वियर बनाया हुआ था वो 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड वेस्ट को स्टोर कर रहा था। बेसिकली वो डैम ऐसा नहीं था जैसे पानी का होता है, वो वेस्ट को स्टोर करने के लिए था। जैसे हम बनाते हैं ना लैंडफिल्स बनाते हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स, वो कचरा स्टोर करने के लिए होती हैं, आपका वेस्ट। इस तरह से ये रिजर्वियर्स होते हैं, डैम जो बनाए जाते हैं, ये लिक्विड वेस्ट को स्टोर करने के लिए होते हैं। तो वो 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ द लिक्विड वेस्ट स्टोर कर रहा था। जब उसका बंद टूटा तो वो सारे का सारा उस एरिया के अंदर फैल गया। और उसकी वजह क्या थी? हैवी रेनफॉल, बारिश ज़्यादा हुई तो उसके अंदर पानी इंटर हो गया, उसकी दीवार तोड़ दी। और उस एरिया का जो पीएच था उसने इंक्रीज करके 13, और आपको मैंने कल बताया था कि 7 से ऊपर जब पीएच जाता है 7 से 14 तक वो बेसिक होता है, और 7 से नीचे एसिडिक होता है। तो 13 का मतलब है कि हाईली बेसिक। और लाखों की तादाद के अंदर जो है सर्बिया के अंदर और क्रोशिया के अंदर जो है, ये जो इसका जो हंगरी का था ना, साथ ही सर्बिया और क्रोशिया की, इसके बाद भी बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोशिया, यूक्रेन, इनकी जो है, रोमानिया, इनकी यहाँ साथ उसके जो बाउंड्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर भी इसका अफेक्ट किया, और वहाँ पे भी नबातात की जो है, एनिमल्स की और लाइफ की जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। फिर आगे थे बंसफील्ड ऑयल स्टोरेज टर्मिनल यूके 2005 के अंदर भी एक हमारे पास दूसरा एक जो है हादसा है। बर्न्सफील्ड जो ऑयल स्टोरेज था टर्मिनल 2005 में यूके में, उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ। बेसिकली ये पेट्रोल लीकेज की वजह से हुआ था। वहाँ पे बेसिकली उन्होंने पेट्रोल स्टोरेज टैंक्स जो लगाए हुए थे, उनके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए थे, और उन सेंसर का काम क्या था कि जब वो फुल हो जाए तो उसको सेंस करके ऑफ करना। बट सेंसर्स ने काम नहीं किया, और वो स्पिलेज हुआ उनके ऊपर, टैंकर्स के ऊपर से ऑयल का। हाल तो बड़ा अच्छा उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ था। उन्होंने उसको मैनेज किया, स्पिल वेज बनाए हुए थे उन्होंने कि स्पिल जो जाए उसको निकलने के लिए। बट क्या है कि वहाँ पे जब मशीनरीज चल रही होती है, आपको पता है कि वहाँ पे स्पार्किंग होती है, उसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ, आग लगी, और उसकी वजह से भी जो है कंटेमिनेशन हुई वहाँ पे। और उसको ट्रीट करने में भी उनको जो है सालों शायद लग जाएं। बट ये है कि उनको एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट हमें वहाँ पे भी देखने को मिला। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जी। आज के लेक्चर के बारे में इतना ही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। आज यूजली हमने बात की है जी, किसके बारे में बात की है हमने? आज हमने लैंड पोल्यूशन के बारे में बात की है, डिफोरेस्टेशन के बारे में हमने बात की है कि डिफोरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, लैंड पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं। देन हमने कुछ डिजास्टर्स को अफेक्ट डिस्कस किया कि कौन से ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हमारे पास हुए हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया, और हमें उसके लिए चाहिए कि लीगली एंड मॉरली हमें उन चीज़ों के बाद सोचना चाहिए। उससे फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स के बारे में हमने देखा, इंडिजिनस पीपल्स के बारे में हमने देखा, और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल जी।